यहाँ अब हम डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव जिसे कहते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसको समझने के लिए आइए हम ये देखते हैं कि आप सभी परमाणुओं के बारे में जानते हैं। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है ये कहते हैं। तो परमाणु विद्युतः उदासीन होता है का अर्थ क्या है कि नाभिक में धनावेश होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों का केंद्र भी वहीं होता है जहाँ धनावेश का केंद्र है। इस प्रकार दोनों के ही केंद्र, आवेशों के केंद्र एक ही जगह पर संपाती हो जाते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। लेकिन क्या होगा कि यदि इनके केंद्र एक दूसरे के ऊपर न होकर थोड़े से अलग हों, हम जानते हैं जितना धनावेश होता है परमाणु में उतना ही ऋणावेश होता है, लेकिन ये दोनों सेंटर एक दूसरे पर न होकर थोड़े से अलग हों तो क्या होगा, एक और धनावेश होगा, दूसरी ओर ऋणावेश होगा। ये कहलाता है डायपोल। अर्थात जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इस डिवाइस को या इस युक्ति को या इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब अभी हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो पहले हम जानें कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए कि पहले हमने एक आवेश लिया धनावेश, दूसरा आवेश लिया ऋणावेश, इनके बीच की दूरी मान लीजिए, गणना की सरलता के लिए हम 2L लेते हैं क्योंकि दूरी मध्य बिंदु से नापी जाती है, इसलिए हम 2L लेते हैं। वास्तव में इसको हम L भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 2L ये दूरी ली। अब Q और 2L उनके बीच की दूरी है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष। अब आप जानते हैं कि डेफिनेशन के अनुसार द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो अल्प दूरी पर स्थित बराबर और विपरीत आवेश से मिला हुआ जो व्यवस्था है वो कहलाती है विद्युत द्विध्रुव। और अब हम एक और चीज जानेंगे, वो है डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। वो क्या होता है, यदि हमने इन दोनों में से कोई भी एक आवेश लिया, दोनों का परिमाण बराबर है Q, और दोनों के बीच की दूरी का गुणा कर दिया, अर्थात Q इंटू 2L, ये कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। और चूंकि अब आप जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो निश्चित रूप से द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि होगी, लेकिन इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, जबकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये बात हमको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का यूनिट क्या होगा या मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक होता है कूलम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा कूलम इंटू मीटर। इसी तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूले या विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो Q का विमीय सूत्र होता है A इंटू टी, क्योंकि Q फंडामेंटल क्वांटिटी तो है नहीं, धारा है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कूलम या आवेश के लिए विमीय सूत्र होगा A इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम, और दूरी के लिए हम क्या लिखेंगे L, A, T और L, इन तीनों से मिलाकर हम इसका विमीय सूत्र देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। तो इसके लिए तीन स्थितियां हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला हम लेते हैं कि क्या होगा कि यदि P बिंदु, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो इसके अक्ष की ही दिशा में हो, अक्ष के लाइन पर हो, ये कहलाती है
अक्षीय स्थिति, अर्थात अक्षीय स्थिति में हमें डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो वैसा ही डायपोल हमने लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस है 2L। अब यदि द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, डायपोल हमने ले लिया AB और P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दूरी हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि दूरी हम लेंगे मध्य बिंदु से, अर्थात डायपोल के मिडिल पॉइंट से P बिंदु की दूरी है R। मान लीजिए डायपोल का डिस्टेंस 2L, डायपोल के मध्य बिंदु से P की दूरी R। तो इस डायपोल के कारण P बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम पीछे जाएंगे थोड़ा सा। जब हमने एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कूलम के नियम से ज्ञात किया है, तो पहले हम ले लेते हैं A बिंदु पर रखा है आवेश प्लस Q, इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लेते हैं E1 है। अब ये E1 का मान क्या होगा, आप कूलम के नियम से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन AP स्क्वायर, AP जहां प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी है। तो ये AP स्क्वायर जो हमने लिया है, इसका मान कितना होगा, चूंकि A से P तक की दूरी कितनी होगी, R माइनस L। मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है P बिंदु, इसलिए A से P बिंदु की दूरी होगी R माइनस L। तो AP की जगह हम R माइनस L रखेंगे। तो E1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी, चूंकि अब आप फिर से सोचें कि आपने तीव्रता की दिशा कैसे निकालते हैं आप। धन आवेश, एकांक धन आवेश जिस बिंदु पर रखा है वो जितने बल का अनुभव करता है, इसका मतलब P बिंदु पर हम एकांक धन आवेश की कल्पना करें तो चूंकि प्लस Q ये भी धनावेश है और P बिंदु पर भी हम धनावेश की कल्पना कर रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये प्लस Q आवेश जो है वो P बिंदु पर रखे धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए E1 की दिशा बाहर की ओर होगी, अर्थात A से P की ओर होगी। इसी प्रकार अब हम निकाले माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसको हम ले लेते हैं E2। E2 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, चूंकि परिमाण तो वो भी उतना ही है, Q अपॉन BP स्क्वायर, क्योंकि माइनस Q आवेश जो है वो रखा है B बिंदु पर। अब ये BP अर्थात BP दूरी कितनी है, मध्य बिंदु से P की दूरी हो गई R, उसमें हम डायपोल की जो लेंथ है 2L उसका आधा और जोड़ देंगे, अर्थात R प्लस L। तो ये हो गया BP इक्वल टू R प्लस L। इसलिए E2 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, चूंकि B बिंदु पर रखा आवेश ऋण आवेश है और P पर हम यदि तीव्रता निकालना चाहें तो दिशा ऋण आवेश उसे आकर्षित करेगा, अर्थात P से B की ओर। अब आपने देखा कि एक दिशा बाहर की ओर है E1 की और E2 की दिशा अंदर की ओर, दोनों विपरीत दिशा में हो गई। इसलिए जो परिणामी तीव्रता निकालेंगे अब हम डायपोल के कारण, कूलम के नियम हम पढ़ चुके थे इसलिए हमने उसका नियम का प्रयोग किया, और डायपोल के कारण हम अब सूत्र निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए।
तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2, अर्थात 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे। Q अपॉन 4πε0 K कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करने से क्या मिलेगा हमें, पहले एलसीएम निकालें। एलसीएम कितना निकलेगा दोनों का, R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R प्लस L होल स्क्वायर इंटू R माइनस L होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये होगा एलसीएम। और अब हम न्यूमरेटर की तरफ जाएंगे। अंश में क्या होगा, R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अप होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर है Q अपॉन 4πε0 K। अब आप ये 4RL है, इसको तोड़ लें, क्योंकि हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा है P इक्वल टू कितना होता है, 2QL। तो हम इस सूत्र को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 K ट्वाइस PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P जो है वो P क्या है, P भी सदिश राशि है, और P का मान क्या है, ऋण से धन की ओर। तो E वेक्टर E इक्वल टू होगा 1/4πε0 K ट्वाइस PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। अर्थात ये जो E की दिशा होगी वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ये हमने वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया। इसी प्रकार से हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे कि मान लीजिए आपने पहले ही बोला है कि डायपोल क्या होता है कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हैं, इसका मतलब L जो है वो R की तुलना में बहुत कम है। तो जो डिनोमिनेटर में L है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और अब इस सूत्र को सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 K ट्वाइस P अपॉन R क्यूब, क्योंकि ऊपर से R और एक नीचे का R कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। अब हम किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। निरक्षीय स्थिति अर्थात जो विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, अर्थात अक्ष के लंबवत दूरी पर, मान लीजिए R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु से लेंगे हम R दूरी पर स्थित एक बिंदु P, डायपोल हमारे पास पहले से है, प्लस Q माइनस Q, दोनों के बीच की दूरी 2L, और मध्य बिंदु से P बिंदु की दूरी R। फिर से हम निकालेंगे कूलम के नियम का प्रयोग करके, प्लस Q चार्ज के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
माइनस क्यू चार्ज के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों के कॉम्बिनेशन से परिणामी तीव्रता कितनी होती है ये हम देखते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि जो डाइपोल है AB, उसमें A बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है प्लस Q, इस प्लस Q के कारण P बिंदु पर तीव्रता कितनी है। E1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन AP स्क्वायर। अब ये AP दूरी कितनी है, मध्य बिंदु से हमने दूरी ली है R, और मध्य बिंदु से आवेश की दूरी है L। चूंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, इसलिए मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी L होगी। इस प्रकार ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब ये समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस के प्रमेय से A से P के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आधार का वर्ग और लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, अर्थात AP इक्वल टू क्या आएगा, √R² प्लस L²। इसलिए E1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R² प्लस L²। रूट को हटा दिया हमने, वर्ग कर दिया। तो अब इसकी दिशा क्या होगी, धनावेश है, इसलिए दिशा A से लेकर के P की ओर होगी। ठीक है, A से P की ओर। अब B बिंदु पर जो माइनस Q चार्ज रखा है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ले लेते हैं E2। E2 की वैल्यू भी इसी प्रकार से निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन BP²। अब ये BP जो है वो क्या है, वो भी उतना ही आएगा क्योंकि दोनों दूरियां समान हैं। आधार अर्थात L, लंब अर्थात R, इसलिए BP क्या हो जाएगा, √R² प्लस L²। इसलिए E2 इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R² प्लस L²। लेकिन इसकी दिशा अलग होगी। देख सकते हैं हम दोनों तीव्रताएं बराबर हैं। पहली तीव्रता जो हमने निकाली थी E1, उसकी दिशा A से P की ओर थी, जबकि इसकी दिशा चूंकि यहाँ पर ऋण आवेश रखा है इसलिए P से B की ओर होगी। तो डायग्राम में हम इस तरह से बना सकते हैं। अब ये जो दो तीव्रताएं हमें मिली हैं, एक E1 और दूसरी E2, इन दोनों के कारण हमें परिणामी ज्ञात करना है, परिणामी तीव्रता। तो हम देख सकते हैं कि जो ये AB है डाइपोल, उससे हमने एक त्रिभुज बनाया है P बिंदु को मिला करके। ये त्रिभुज कैसा है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात दोनों भुजाओं के कोण आमने सामने के कोण बराबर होंगे। दोनों को हमने ले लिया थीटा थीटा। इस प्रकार यदि ये थीटा जो है, आप ऊपर का इसके एक एकांतर कोण है वो भी थीटा होगा और दूसरा एक संगत कोण है वो भी थीटा होगा। तो इस प्रकार से दोनों कोण जो E1 E के साथ बना रहा है और E2 E के साथ बना रहा है वो दोनों कोण थीटा होंगे। अब ये जो हमें एक पैरेललोग्राम मिला है, इसको हम E1 E2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। लंबवत घटक क्या होगा E1 का, E1 साइन थीटा। वैसा ही E2 का लंबवत घटक होगा E2 साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि E1 और E2 दोनों कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए, दोनों के लंबवत घटक। लेकिन E1 और E2 दोनों बराबर हैं, अर्थात ये दोनों लंबवत घटक जो हैं एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। बच गया क्या, जो E1 था वो E1 का क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा,
और यहाँ पर E2 का क्षैतिज घटक भी E2 cos थीटा होगा। ये दोनों एक ही दिशा में हैं इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। E1 E2 दोनों बराबर हैं इसलिए हम E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को हम ट्वाइस E1 cos थीटा भी लिख सकते हैं। अर्थात परिणामी तीव्रता हो जाएगी ट्वाइस E1 cos थीटा। cos थीटा का मान हम ज्यामिति के द्वारा निकाल सकते हैं। L अपॉन आधार बटे कर्ण होता है इसलिए L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस E1 की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमें E की वैल्यू या परिणामी तीव्रता की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। E1 का मान रखिए, E1 की जगह हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू रखें L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इन तीनों को कंबाइन करें, 2 भी है, E1 भी है, cos थीटा भी है, इन तीनों को कंबाइन करें हम तो इसे सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL है ऊपर में, उसको हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट P। अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, और नीचे में आप देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक है, दूसरा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2। इस प्रकार हमें सूत्र मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में डायपोल के कारण। लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? अब इसकी दिशा आप देख सकते हैं E की दिशा अर्थात धनावेश से ऋणावेश की ओर है, मतलब E की दिशा होगी A से B की ओर, जो कि विपरीत है डायपोल मोमेंट के। इसलिए यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है P के डायरेक्शन में, P जो है माइनस से प्लस की ओर होता है इसलिए हमने माइनस लिख दिया, अर्थात E की दिशा डायपोल मोमेंट की दिशा के विपरीत है। फिर से हम सिंप्लीफाई कर दें क्योंकि L जो है वो बहुत ही नगण्य होता है R की तुलना में, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर क्यूब। अब हमने पहले निकाला है अक्षीय स्थिति में तीव्रता, सिंप्लीफाइड में हम देखें तो वेक्टर E इक्वल टू क्या मिला था हमें? P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ट्वाइस P अपॉन आर क्यूब। निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु है उस पर हमें तीव्रता मिल रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर क्यूब। अर्थात निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर तीव्रता जो है वो अक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर तीव्रता की हाफ होती है, आधी होती है। अर्थात अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के तुलना में 2 गुना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो ये बच्चों हमने निरक्षीय और अक्षीय दोनों स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलाम में ज्ञात की। और इसके बाद हम देखें कि क्या होगा कि जब ना तो बिंदु अक्षीय स्थिति में है और ना तो निरक्षीय स्थिति में।